गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा सीएसएस का। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सीएसएस और कास्केडिंग स्टाइल शीट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट written in HTML or XML. CSS allows developers to control the style of web pages, including elements like font, color, spacing, पोजिशनिंग सेपरेट फ्रॉम द HTML कंटेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इन सबका? इसका मतलब यह है कि CSS, जिसको हम कास्केडिंग स्टाइल शीट भी कहते हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन वर्क करने के लिए होता है। प्रेजेंटेशन वर्क का मतलब कि पावर पॉइंट नहीं, प्रेजेंटेशन का मतलब कि आपका जो वेब पेज है उसको एज प्रेजेंट करने के लिए, अच्छा से अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है, सीएसएस आपको क्या करने के लिए अलाउ करता है? इससे आप कलर, स्पेसिंग, पोजिशनिंग, अपने एलिमेंट का फॉन्ट और ये सारी चीजें आप उससे दे सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसका यूज इसीलिए करते हैं। और फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस में। तो सीएसएस आप तीन टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो इनलाइन सीएसएस, दूसरा इंटरनल सीएसएस, फिर तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो समझ लेते हैं तीनों क्या होते हैं। इनलाइन सीएसएस क्या होती है? अप्लाइड डायरेक्टली विद इन द एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। मतलब कि ये आपके डायरेक्ट उसी लाइन पे लगाई जाती है जिस लाइन पे आपको सीएसएस अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सीएसएस की कोडिंग भी उसी एचटीएमएल की लाइन पे दे देते हो। फिर इससे क्या करते हैं? सुटेबल फॉर क्विक सिंगल यूज स्टाइल बट नॉट आइडियल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट ड्यू टू मेंटेनेबिलिटी कंसर्न्स। मतलब कि ये आपका इजी वे होता है सीएसएस अप्लाई करने का अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप इसमें सिंगल उसी लाइन पे ही सीएसएस अप्लाई कर देते हो और एक जल्दी भी लग जाता है आपका सीएस। ठीक है, तो सुटेबल फॉर क्विक अप्लाई एंड सिंगल यूज स्टाइल बट नॉट फॉर आइडियल। मतलब कि आपका ये एक आइडियल वे नहीं है सीएसएस अप्लाई करने का। जो डेवलपर्स होते हैं वो हर एक लाइन पे अगर सीएसएस लिखने लगेंगे तो उनका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसलिए इसको एक आइडियल वे नहीं समझते हैं सीएसएस अप्लाई करने का। ठीक है, तो देखिए इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई करा है। ये H1 टैग है हमारा। ठीक है, ये HTML का कोड है और इस पे हमने इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई करी है? जो सीएसएस का पार्ट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल पे हमने क्या लगाया है? कलर। हमें कलर लगाना है ब्लू कलर का। ठीक है, इसीलिए कलर के आगे हमने ब्लू लिखा है। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने दिया है सेंटर। ठीक है, तो ये जो इतनी कोडिंग थी वो आपकी थी सीएसएस की कोडिंग, और इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, क्योंकि हमने ये उसी पर्टिकुलर टैग H1 टैग में ही हमने ये सीएसएस अप्लाई करी है। ठीक है, और H1 टैग में हमने क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड लिखा था। अभी ये सारा कुछ हम ट्राई करके भी देखेंगे। अभी पढ़ लेते हैं तीनों टाइप्स के सीएसएस, फिर इन सबको ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल सीएसएस में। तो इंटरनल सीएसएस क्या होता है? डिफाइंड विद इन अ स्टाइल टैग इन द हेड ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये होता है आपका इंटरनल सीएसएस। मतलब कि आपकी जो एचटीएमएल की कोडिंग है उसमें ही सबसे ऊपर जो हेड टैग होता है, उस हेड टैग में ही हम एक टैग लिखेंगे, स्टाइल टैग, और फिर उसके अंदर अपनी स्टाइल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, गुड फॉर स्टाइलिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। मतलब कि ये एक अच्छा तरीका है आपके सीएसएस को अप्लाई करने का बिना किसी और टैग को डिस्टर्ब करे हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में मैंने बताया है, ये हेड टैग है और हेड टैग में ये देखिए हेड टैग यहाँ से क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है हेड टैग की। यहाँ से हेड टैग के अंदर मैंने एक स्टाइल टैग ओपन करा है और उसके अंदर फिर मैंने बॉडी में, पूरी बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली दी है। फॉन्ट फैमिली का मतलब कि जो आपके अल्फाबेट्स है वो किस तरह के आएंगे, फॉन्ट फैमिली का यहाँ नेम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने H1 टैग में क्या करा है? कलर दिया है ग्रीन कलर, और फिर स्टाइल टैग को बंद कर दिया है और हैशटैग को भी फिर बंद कर दिया है। तो ये पूरी जो कोडिंग थी ये हमने हेड टैग में लिखी है। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस में। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? स्टोर्ड इन अ सेपरेट डॉट सीएसएस फाइल एंड लिंक्ड टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट वाया अ लिंक टैग इन द हेड। ठीक है, मतलब कि जब आप एक्सटर्नल सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, एक हम अलग से एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट सीएसएस। ठीक है, उसको हम डॉट सीएसएस नेम से सेव करेंगे, मतलब नेम नहीं, एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी हम अपनी सीएसएस की कोडिंग लिखेंगे उसका जो लिंक, उस फाइल का जो लिंक होगा उसको हम अपने हेड टैग में लिंक टैग के अंदर उस एड्रेस को लिख देंगे, और जब लिखेंगे उसके बाद उस HTML वाली फाइल में वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब अभी करके हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी एंड इजियर मेंटेनेंस, अलाइन मल्टीपल पेजेस टू शेयर द सेम स्टाइल शीट। मतलब कि अगर आपको सेम सीएसएस वाली सेम सीएसएस जो अप्लाई करनी है हर एक एचटीएमएल में, एचटीएमएल फाइल में आपने कई सारी एचटीएमएल फाइल बनाई है और उसमें आपको सब में वही सीएसएस अप्लाई करनी है, तो हर एक में लिखने से अच्छा है कि हम एक अलग से सीएसएस की फाइल बनाएं और उसका लिंक हर जगह ऐड कर दें, है ना। तो ये एक ईजी वे हो जाता है एक्सटर्नल सीएसएस
अप्लाई करने का, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सी सीएसएस मानते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस, क्योंकि ये हमें अलग से एक फाइल बना के देता है सीएसएस की, और उस पे अगर जैसे सीएसएस में आपको कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, सीएसएस फाइल में ही आपको चेंजेस करने हैं, तो अगर आप इंटरनल या इनलाइन सीएसएस को यूज़ करेंगे तो आपको फिर एचटीएमएल की फाइल खोलनी पड़ेगी, और उसमें सारी हर एक जगह पर आपको देखना पड़ेगा मैंने कहाँ सीएसएस अप्लाई करी थी और उसमें मुझे ठीक करना है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप सीएसएस की एक अलग से फाइल खुद से बना लेते हैं, और फिर अगर आपको उसमें सीएसएस में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्ट सीएसएस की फाइल ओपन करिए और उसमें कुछ चेंजेस करके और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे सही वे होता है सीएसएस अप्लाई करने का। आते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में देखिए, लिंक हमने हेड में ही एक लिंक टैग डाला है, और उसमें आरएल का मतलब है रेफरेंस, ठीक है। सॉरी, आरएल का मतलब होता है रिलेशन, मतलब या फिर जहाँ पे आप एड्रेस डाल, मतलब कि आपकी रिलेटिव जो फाइल आप डालने वाले हैं वो कैसी फाइल है वो आप यहाँ पर दिखाते हो, ठीक है। तो मैंने डाल दिया स्टाइल शीट, ठीक है। और स्टाइल शीट फिर एचआरएफ में आपको डालना है उस फाइल का एड्रेस, ठीक है। तो जैसे मेरे फाइल का एड्रेस था styles.css, तो मैंने वो डाल दिया, और फिर मैंने हेड टैग क्लोज कर दिया। तो ये जो आप लिंक करेंगे, लिंक टैग डालेंगे, वो आपको हेड टैग में ही डालना है, ठीक है। तो अब चलिए सारा कुछ ट्राई करके भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम अपना ओपन करते हैं जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। वीएस कोड अपना ओपन करते हैं, और एक साइड पे विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी ये हमारी सारी पुरानी कोडिंग है, तो ऐसा करती हूँ मैं नई फाइल बना लेती हूँ, ठीक है। और इसको हम देंगे tutorial2.html, ठीक है। अब क्योंकि मैं HTML फाइल बना रही हूँ इसीलिए मैं .html नेम से सेव कर रही हूँ, ठीक है। और ये सब जो हमारे पुराने लेक्चर्स थे, अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लीजिए, वरना आपको ये सब नया-नया सा लगेगा। तो ये तो मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ ये एकदम न्यू टॉपिक है, CSS है। पर अगर आपने अभी HTML नहीं पढ़ी है तो आप HTML पढ़ सकते हैं हमारे पुराने लेक्चर्स से, ठीक है। तो ठीक है, अब ये मैंने नई फाइल बनाई है, इसमें जल्दी से हम एमिट कर लेते हैं, और यहाँ पर फाइल नेम डाल देते हैं, tutorial2 ही डाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसमें मैं अपनी कोड लिखूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी में मैं कुछ भी लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देती हूँ, जैसा लिखा हुआ था एग्जाम्पल में। ओके, तो अभी मुझे अप्लाई करनी है इनलाइन सीएसएस। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को मैं एक h1 टैग में डाल रही हूँ, ठीक है। और अब इसमें हम अप्लाई करेंगे इनलाइन सीएसएस। तो स्टाइल स्टाइल में हम डाल रहे हैं कलर, और कलर में हम चूज़ कर लेते हैं कोई भी, चलिए ब्लू ही डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में ही सेंटर डाल देते हैं, ठीक है। तो जितना एग्जाम्पल में दिया हुआ था सेम एज़ हमने यहाँ पर कोड अपना लिख लिया है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने सेम वही चीज़ ली है जिससे आपको समझ में आए। तो अब जाते हैं गो लाइव। तो देखिए जो हमारा वेब पेज है वो कैसा लग रहा है। ये हेलो वर्ल्ड हमारा एकदम सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। और ब्लू कलर का आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें ब्लू कलर की सीएसएस दी थी, ठीक है, ब्लू कलर दिया था टेक्स्ट के लिए। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस। अब हम देखते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल के लिए सबसे पहले मैं ये कोडिंग हटा देती हूँ सीएसएस वाली, और इंटरनल हम देंगे हेड के अंदर। हेड के अंदर हम स्टाइल टैग ओपन करते हैं, ठीक है। और इस स्टाइल टैग में हम देंगे फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर दिया था नहीं, सॉरी, इस पहले सबसे पहले हाँ हम टैग लेंगे, और टैग में हम इसने बॉडी ली है पर मैं बॉडी नहीं लूँगी, मैं h1 टैग ही ले लेती हूँ अपना, ठीक है। और इसमें हम देंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में मैं चूज़ कर लेती हूँ फैंटेसी, चूज़ कर लेते हैं,
तो हम देखते हैं हमारी फ़ाइल कैसी लग रही है। ये देखिए, फ़ॉन्ट में मैंने लिया है फैंटेसी, तो ये कैसे लिख के आ रहा है, ठीक है। और अब इसमें थोड़ा कलर भी डाल देते हैं। तो मैं कलर ले लेती हूँ, चलिए रेड ले लेते हैं, और फिर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कलर कैसा हो गया है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। तो ये हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस, ठीक है। अभी स्टाइल, हाँ, तो ये देखिए मैंने हेड में ये स्टाइल टैग ओपन किया था और स्टाइल टैग क्लोज भी करा पूरी अपने सीएसएस की कोडिंग लिखने के बाद, ठीक है। मुझे सीएसएस में सिर्फ इतना ही देना था और अभी मैंने ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, सिर्फ एक H1 टैग लिया है और उसमें ही सब अप्लाई करा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस, सॉरी इनलाइन नहीं, इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के लिए, तो ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ये सब मैंने हटा दिया है और अब हम एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मैंने आपको बताया था एक हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है अलग से। तो ये मैं एक न्यू फ़ाइल बनाऊँगी, ठीक है? और इसको मैं डालती हूँ ट्यूटोरियल 3 नेम से, और अब इसका एक्सटेंशन क्या हमें डालना है, डॉट सीएसएस, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ ये पर नई हमें सीएसएस का कोड लिखना है। तो जिस टैग पे हमें देना है वो पहले मैं लिख लेती हूँ। जैसे अगर आपको बॉडी पे देना है तो आप पूरी बॉडी, ठीक है, बॉडी टैग लिख लीजिए। बट मुझे H1 पे देना है तो मैं सिर्फ H1 टैग लिखूँगी और इस पे मैं देती हूँ कलर, और कलर देती हूँ मैं ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कर दिया कलर मैंने। और अब ये जो हमारा फ़ाइल का एड्रेस है इसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है। इस फ़ाइल का एड्रेस मैंने कॉपी किया और इसमें अब मुझे एक लिंक टैग देना है, ठीक है। और लिंक टैग में यहाँ पे आपको उस फ़ाइल का एड्रेस लिखना है, तो मैं पेस्ट कर देती हूँ वो एड्रेस, ठीक है। या आप लिख भी सकते थे ट्यूटोरियल 3 डॉट CSS, ये आप लिख भी सकते थे, पर ध्यान से लिखिएगा कि ठीक है, स्पेस का आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है, इस वजह से मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। और अब देखते हैं हमारी फ़ाइल कैसी लग रही है। तो देखिए ये हेलो वर्ड था जो उस पे मैंने ग्रीन कलर करा था, तो ये ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। अब देखिए और कुछ अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। तो ग्रीन की जगह ग्रीन रहने देती हूँ और अब मैं इसमें फ़ॉन्ट फैमिली दे देती हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली, देखिए जैसे मैं कर्सिव दूँगी ये हेलो वर्ड कर्सिव लिख जाएगा, ठीक है। देखिए कर्सिव लिख गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चेंज हुआ थोड़ा राइटिंग। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं ग्रीन कलर को ही चेंज कर देती हूँ। देखिए जो भी कलर मैं ले रही हूँ यहाँ से वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़, ठीक है। अब आते हैं अपनी फ़ाइल पे और अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं की कंपोनेंट्स में। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ था, एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार। सॉरी ये कुछ और दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ सीएसएस राइटिंग, ठीक है। सीएसएस राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो कैसा होता है वो यहाँ पर मैंने एग्जांपल पे दिखाया है। यहाँ पे आप सेलेक्टर का नेम लिखेंगे, मतलब सेलेक्टर का मतलब कि आपको अपने टैग का नेम लिखना है, या फिर अगर आपने किसी में क्लास लगा रखी है तो आप क्लास का नेम लिखिए, आईडी यूज़ करिए तो आईडी लिखिए, ठीक है। अभी क्लास आईडी हम आगे समझेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी मैं। और फिर उसमें आपको यहाँ प्रॉपर्टी डालनी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो यहाँ डालनी है, ठीक है। जैसे मुझे कलर अप्लाई करना था तो मैंने प्रॉपर्टी में यहाँ मैंने कलर लिखा है और वैल्यू में यहाँ मैंने उस कलर का नेम लिखा है, ठीक है। कलर का जो भी, जैसे RGB का मैंने लिया तो RGB का पूरा मैंने सब लिखा हुआ है। फिर प्रॉपर्टी जैसे मैंने ली है फॉन्ट फैमिली और उसकी वैल्यू क्या थी, कर्सिव, तो ये मैंने लिखी है, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल से आपको समझाया गया है। और ये जो ये आप देख रहे हो स्लैश स्टार और फिर उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये आपके कमेंट लिखने का तरीका है, ठीक है। सीएसएस में आप कमेंट ऐसे ही लिखते हैं। कमेंट का मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे इस वैल्यू इसके और इस वैल्यू के अंदर, ठीक है स्लैश और उसके बाद ये स्टार, इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो चीज़ आपको जब आप उस कोड को रन करेंगे तो वो आपको अपने वेब पेज पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपर के समझने के लिए होता है कि आपने जैसे कुछ स्पेशल वहाँ पे कुछ अलग कर दिया है, आपको समझाना है। जो भी आपका कोड आपके बाद देखेगा उसको अगर आपको कुछ समझाना है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, तो वो आप इस कमेंट के अंदर लिख सकते हो, जिससे वो पढ़ने वाला कोड उसको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। बाकी जब आप अपना वेब पेज देखोगे तो वेब पेज में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वो होता है कमेंट।
फिर आते हैं की कंपोनेंट्स में। तो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला आपका सेलेक्टर है। सेलेक्टर क्या होता है? स्पेसिफाई द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। दिस कैन बी एन एलिमेंट टाइप। ठीक है, एलिमेंट टाइप में आप एग्जांपल जैसे H1 टैग हो गया, आपने P टैग लगाया, P टैग, div टैग लगाया, div टैग। ठीक है, जो भी आपने टैग लगाया टैग का नेम, वो हो गया आपका एलिमेंट टाइप। ठीक है, फिर आते हैं क्लास। तो क्लास कैसे लगाते हैं? जब भी आप क्लास में कोई CSS अप्लाई करोगे तो उसको CSS में कॉल कैसे करोगे? डॉट के बाद उस क्लास का नेम लिखना है आपको, तो फिर आपकी क्लास कॉल होगी। ठीक है, आईडी कॉल करने के लिए आपको क्या करना है? हैश का यूज करना है। डॉट की जगह पे आपको हैश लिखना है, फिर आईडी का नेम लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको मैं करके समझाऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो हमने पिछली HTML फाइल में ये सारी चीजें यूज कर रखी हैं, तो जिसको अभी समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। ठीक है, आते हैं और फिर और अदर कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर हो गया, जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गया, सीडो क्लासेस हो गया। ये सब थोड़ा हम अभी नहीं समझेंगे, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक में आपका सिर्फ 3 चीजें आती है, टैग नेम, आईडी वैल्यू और क्लास वैल्यू। तो इसको हम ट्राई करके समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लेती हूँ P टैग। ठीक है, मैंने P टैग लिया और इस पे मैं लिखती हूँ दिस इज माई पैराग्राफ। ठीक है, और एक और टैग लेती हूँ div टैग, और इसमें मैं लिख देती हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब देखिए ये जो P टैग है इस पे मैं क्लास लगाती हूँ। ठीक है, तो क्लास के लिए मुझे क्लास लिखना पड़ेगा, और ये देखिए लिख गई क्लास। क्लास में मैं कुछ, मुझे क्लास का नेम देना है, तो मैं PP कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी क्लास का नेम हो गया PP। ठीक है, और div टैग में मैं ID दे देती हूँ, और ID में मैं दे देती हूँ वेब। चलिए नहीं, ठीक है, V। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने क्लास दी और ये मैंने ID दी है। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्लास को और ID को अपनी CSS वाली फाइल में कॉल करूंगी। ठीक है, तो ये तो H1 टैग पे जो CSS अप्लाई करी थी वो है। अब मैं क्लास में अप्लाई करने के लिए मुझे, जैसे क्लास है तो डॉट PP ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस पर अब मुझे जो भी करना है, जैसे मैं कलर ले लेती हूँ, कलर में मैं एक्वा ले लेती हूँ। ठीक है, फिर अब मैं ID को मुझे कॉल करना है तो मुझे हैश लिखना पड़ेगा, हैश और V। ठीक है, हैश V, और इस पे मैं कलर दे देती हूँ, कोई दूसरा कलर ब्राउन ले लेते हैं, या यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा येलोइश टाइप का मैं ले रही हूँ, और अब अपना वेब पेज देखते हैं। तो देखिए मैंने तीनों जो लिखे थे वो यहाँ पर हैं। अब अपनी HTML फाइल पे जा रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए P टैग में मैंने क्लास दी थी PP, और उस PP पे मैंने क्या क्या अप्लाई करा था? एक कलर अप्लाई करा था। ठीक है, एक्वा कलर। तो ये देखिए यहाँ पर वो आ गया है, और फिर ये मैंने जो div टैग लिया था उस पर मैंने थोड़ा येलोइश टाइप का कलर लिया था, तो वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया क्लास और ID को कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पर आपको डॉट का यूज करना है अगर आप क्लास को कॉल कर रहे हैं, किसी क्लास को, और अगर आप किसी ID को कॉल कर रहे हैं तो आपको हैश का यूज करना है। ठीक है, और डॉट के बाद आपको क्या लिखना है? क्लास का नेम लिखना है। तो PP मैंने डॉट का क्लास का नेम दिया था। ठीक है, और ID का नेम मैंने दिया था V, तो हैश के बाद मैंने V लिखा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशंस क्या है, आगे बढ़ते हैं। Each declaration consists of a property and a value separate by a colon। ठीक है, मतलब कि जब भी आपको कुछ CSS को डिक्लेयर करना है तो आप पहले जो प्रॉपर्टी है उसके बाद आपको एक कॉलन लेना है। ठीक है, और जब आप उसको उसकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देंगे तो आपको एक सेमी कॉलन लिखना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, मल्टीपल डिक्लेरेशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स। ठीक है, मतलब मल्टीपल आपको जो डिक्लेरेशंस देनी है उसको सेमी कॉलन से सेपरेट करना है। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन से इसको इंड नहीं करेंगे तो एरर आने लगेगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट यू आर स्टाइलिंग, और प्रॉपर्टी पे आपको जैसे कलर, फॉन्ट साइज हो गया, मार्जिन हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी में आती है। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब कि आपको क्या करना है, उस CSS आपको कैसे अप्लाई करनी है,
तो वो चीज़ आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। फिर आते हैं वैल्यू, तो वैल्यू में आपको पता है उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू डालनी है आपको वो लिखना है, ठीक है। जैसे कलर में ब्लू कलर डालना है तो ब्लू हो गया उसकी वैल्यू, ठीक है। फॉन्ट साइज में आपको 36 पिक्सल डालना है तो वो हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। फिर आते हैं सिंटैक्स रूल। सिंटैक्स रूल का मतलब कि लिखने का तरीका, ठीक है। तो कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले ये यूज करना है और उसके बाद अपना कमेंट लिखना है और फिर क्लोज करने के लिए आपको दोबारा ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी को उल्टा कर देना है। तो ऐसे आपका कमेंट लिखा जाता है सीएसएस में, ठीक है। फिर आते हैं केस सेंसिटिविटी में, मतलब सीएसएस इज जनरली केस इनसेंसिटिव फॉर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू नेम्स बट इट मे बी केस सेंसिटिव फॉर सेलेक्टर्स। मतलब कि जब भी आप अपनी सीएसएस कोई भी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका ये केस इनसेंसिटिव होता है कब, जब आप कोई वैल्यू या प्रॉपर्टी लिख रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में जैसे आपने यहाँ पर लिखा था कलर, तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल सी भी कर दूंगी ना या कैपिटल, इनमें से कुछ भी कर दूंगी, कलर को पूरा कैपिटल कर दूंगी कैपिटल लेटर से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कलर यही अप्लाई होगा, ठीक है। बट अगर इसमें फर्क कहाँ पर आता है, केस सेंसिटिव सीएसएस कब बनता है, जब आप किसी टैग को, क्लास को या किसी आईडी को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। टैग को तो शायद फिर भी नहीं आता, बट जब आप क्लास और आईडी कॉल करते हैं तब आपका ये केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि मे बी आपने किसी चीज़ और में कोई आईडी या कोई क्लास दी हो जिसपे आपने इस पी को कैपिटल कर दिया हो, तो ऐसा डिफरेंस ना आए, इस वजह से ये केस सेंसिटिव हो जाता है जब आप किसी क्लास को या किसी आईडी को कॉल करते हो, ठीक है। तो क्लास और आईडी का आपको प्रॉपर वही नेम देना है जो भी आपने अपनी एचटीएमएल फाइल में डिक्लेयर करा है, ठीक है। जैसे मैंने स्मॉल पी लिए थे, तो वहां पर जब मैंने कॉल किया तब भी मैंने दोनों स्मॉल पी ही लिए, ठीक है। ऐसा आपको ये सब ध्यान रखना है। फिर आते हैं वाइड स्पेस में। तो वाइड स्पेस इज इग्नोर्ड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस मेकिंग सेसेस फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग। मतलब कि जो वाइड स्पेस है, जब आप मतलब वाइड स्पेस का मतलब है कि स्पेस, जो स्पेस बार से आप स्पेस डालते हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर मैंने डिव के बाद में एक स्पेस डाला है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं और भी स्पेस ऐसे डालती जाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने कोड लिखा है वो वैसा ही दिखेगा जैसा पहले दिख रहा था। तो इस स्पेस का कोई मतलब नहीं बनता अनलेस आप उसको इसके अंदर ना डाल रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं हाउ टू चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट इन सीएसएस। तो किसी भी जो टेक्स्ट का कलर है वो सीएसएस पे कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। ये स्पेलिंग आई थिंक एरर है, यहाँ पर कलर होगा, ठीक है। द कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर द टेक्स्ट। अगर आपको किसी टेक्स्ट में कोई कलर अप्लाई करना है तो आप कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल अब देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बॉडी पर कलर अप्लाई किया है ब्लू कलर, ठीक है। और H1 में एक कलर दिया है ब्लू कलर अगेन, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर कमेंट लगा रखा है समझने के लिए कि किस लिए यूज होता है, चेंज द टेक्स्ट कलर टू ब्लू कलर, ठीक है। तो ये सब तो हम अभी समझ भी चुके हैं। एक बार बॉडी टैग में आपको और समझा देती हूँ बॉडी पे कैसे लगता है। तो देखिए इस बॉडी को मैं डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ यहाँ CSS में। तो बॉडी को मैं कॉल कर लेती हूँ यहाँ। ओके, तो मैंने बॉडी ही कॉल करी है डायरेक्ट और H1 को हटा दिया है और इस पे जो हमने कलर और ये सब चीज़ें दे रखी थी वो ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, सब पर ये अप्लाई हो जाएगा बट जो लास्ट वैल्यू होता है उसको ही ये प्रेफरेबल बनाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बॉडी पे कौन सा कलर अप्लाई करा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने पीपी अपनी क्लास में एक्वा कलर दिया और फिर मैंने अपनी आईडी वी में ये कलर दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर पूरी बॉडी में तो ये सब भी टेक्स्ट आ रहा होगा ना, बॉडी में तो ये पीपी क्लास भी और ये हैश वी ये सब आएगा। तो ऐसा नहीं कि आपका ये कलर सब में अप्लाई होगा, ठीक है। ये सब में अप्लाई होगा जब आप ये सारी वैल्यू नीचे वाली नहीं देंगे। अगर मैंने बाद में ये सारी वैल्यू डाल दी तो जो अप्लाई होगा मेनली पीपी क्लास और आईडी में, ठीक है, इस वी आईडी में वो यही कलर अप्लाई होगा, मतलब कि जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अगर आपको ये बॉडी वाला कलर सब में ही अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इस वैल्यू को ही हटा दीजिए, ठीक है। मैंने हटा दी। तो अभी देखिए ये जो कलर और फॉन्ट फैमिली थी ये इस पूरे में अप्लाई हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर तो सब आता है। जब तक आप स्पेशल वैल्यू अलग से नहीं देंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। पूरी बॉडी वाला कलर ही लेगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर आते हैं, ये देखिए सेलेक्टर को इसने कॉल किया, मतलब कि जैसे आपने H1 टैग यूज़ किया या P टैग यूज़ किया या फिर DIV टैग यूज़ किया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ अपने P टैग को, DIV टैग को भी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ। मुझे क्लास और आईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो क्लास और आईडी लगाया था। तो ये देखिए यहाँ पे इसने डायरेक्ट ही P टैग को कॉल करा है।
और उसमें कलर दिया है और ये कमेंट लगा हुआ है। फिर यहाँ पे H2 टैग कॉल किया गया है और H3 फिर ऐसे टैग कॉल किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप कलर वाला तो समझ ही गए होंगे। तो कलर वाला आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अलाइनमेंट में। हाउ टू सेट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन CSS। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखना है और उसमें आगे आपको वैल्यू दे देनी है, ठीक है। जैसे मैं इसमें ही टेक्स्ट अलाइनमेंट लिख देती हूँ, और इसमें मैं सेंटर ही देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सेंटर पे आ गया ये, और जैसे ही मैं सेंटर को अभी राइट करूँगी, देखिए राइट चला गया, राइट गया, ठीक है। फिर आते हैं वैल्यू फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप कितने टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। पहला तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। लेफ्ट अलाइनमेंट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड ही रहता है, ठीक है। फिर आते हैं राइट। राइट साइड पे हो जाएगा राइट अगर आप डालेंगे वैल्यू में। फिर अगर आप सेंटर डालेंगे तो सेंटर पे आएगा, जस्टिफाई डालेंगे तो जस्टिफाई पे आएगा, ठीक है। मतलब जस्टिफाई का मतलब है स्ट्रेचेस द टेक्स्ट टू फाइल द इंटायर विड्थ ऑफ द कंटेनर अलाइनिंग बोथ लेफ्ट एंड राइट एज। मतलब कि आप जो जस्टिफाई जब आप लगाते हैं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। जस्टिफाई क्या करता है, आपका जो पूरी इंटायर आपकी विड्थ होती है उसके बराबर कर देता है वो आपके टेक्स्ट को, और लेफ्ट और राइट साइड से आपके जो एजेस हैं उसको इक्वल कर देता है, ठीक है। तो ये बस इतना करता है जस्टिफाई। फिर देखिए यहाँ पर सब एक एक आपको वैल्यू दे करके एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में सबसे पहले मैंने सेंटर दिया है, फिर यहाँ लेफ्ट दिया है, ठीक है, राइट दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जस्टिफाई दिया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आते हैं हाउ टू अंडरलाइन टेक्स्ट यूजिंग CSS। मतलब कि CSS में आपको जैसे कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ढंग से एक पैरा लिख लेती हूँ, ठीक है। ये मेरी हेडिंग हो गई, और इसमें मैं ये सब हटा रही हूँ, क्लास और, ठीक है, क्लास लगी रहने देते हैं, DIB टैग हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे खूब सारा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, तो मैं ऐसा करती हूँ, खुद से लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने खूब सारा पैराग्राफ लिख लिया, और ये मेरी हेडिंग हो गई हेलो वर्ल्ड। अब इस पे मैं CSS देती हूँ, बॉडी को मैं हटा देती हूँ, मुझे बॉडी टैग सब पे अप्लाई नहीं करना ये चीज़, ठीक है। और H1 को कॉल करती हूँ, और इस पे मैं दे देती हूँ सबसे पहले कलर दे देती हूँ, और कलर में मैं ब्लू बीटा दे देती हूँ, ठीक है। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देती हूँ, और अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन में आप दे सकते हैं अंडरलाइन, ठीक है। अब देते हैं P टैग के लिए, और P टैग में मैं क्लास को कॉल ना करके मैं डायरेक्ट पूरे पैराग्राफ को कॉल कर रही हूँ, और इस पे मैं कलर दे देती हूँ, एक्वा कर लेती हूँ कलर, और टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लेती हूँ सेंटर, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा वेब पेज कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है एक्वा कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर देती हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो ये देखिए हेलो वर्ड आपकी जो हेडिंग थी उसमें आपको ये एक अंडरलाइन दिख रहा है, नीचे लाइन पे लाइन दिख रहा है ना हेलो वर्ड के नीचे, तो ये हो गया आपका अंडरलाइन, ठीक है। और ये फिर हमारा P टैग था जो पैराग्राफ में मैंने लिखा था, तो ऐसे देते हैं अंडरलाइन। अब आपको जैसे हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस यूजिंग CSS, आपको पूरी जो आपकी CSS में है, मतलब ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसको आपको अपर केस में करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं P टैग को मैं अपर केस में कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें डालना है आपको अपर केस, ठीक है। तो अब देखिए कैसी लग रही है हमारी फाइल। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ अपर केस में हो गया, दिस इज़ माई, और फिर ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तो ये सब अपर केस में हो गया है, ठीक है।
ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, एडिशनल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वैल्यूज क्या क्या है हमारी, वो देख लेते हैं। Aside from uppercase, the text transform property can be used with several other values, ठीक है। तो जैसे कि आप अपर केस की जगह आप लोअर केस दे सकते हैं, कैपिटलाइज दे सकते हैं, या फिर नन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे अपर केस की जगह जैसे मैं कैपिटलाइज दूंगी तो आपका पहला जो लेटर है, हर वर्ड का पहला लेटर, वो हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो चुका है। दिस का टी कैपिटल हो गया, इसका आई, और माई का एम, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब इसको जैसे लोअर में करते हैं, ठीक है। वैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लोअर केस करेंगे सब लोअर केस में हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नन कर देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड एंड बोल्ड यूजिंग CSS। अगर आपको जैसे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए कैसे करेंगे। अब देखिए हेडिंग तो ऑलरेडी बोल्ड होती है, इसीलिए उसको हेडिंग बोलते हैं। तो अगर मैं H1 पे ये अप्लाई भी करूंगी बोल्ड वाला तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। पर अगर मैं P टैग पे ऐसा करती हूँ, मैं कुछ और लिख लेती हूँ यहाँ पर और फिर उस पर अप्लाई करती हूँ। तो मैं यहाँ div टैग ले लेती हूँ अपना, और इसमें मैं लिख देती हूँ दिस इज बोल्ड, ठीक है। और अभी देखते हैं कि हमारा कैसे लग रहा है। तो देखिए अभी ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इस पर चीज़ें अप्लाई करती जाऊंगी ये अलग होता जाएगा। div टैग कॉल करते हैं यहाँ पे, और इस पे मैं सबसे पहले कलर दे देती हूँ। कलर में दे देती हूँ ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ग्रीन कलर का हो गया, और इसमें फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, 30 पिक्सल। तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बोल्ड करूँगी तो देखिएगा कैसा लगेगा। अरे इसको पहले हटाते हैं। ओके, तो बोल्ड के अलावा भी आप बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, बोल्ड हो गया, बोल्डर हो गया, और लाइटर हो गया, ठीक है। जैसे जब आप इसमें मैं दे रही थी फॉन्ट साइज, तो उसमें स्मॉल, लार्ज और ऐसा करके भी लिख के आ रहा था, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर मैं इसको लार्ज या स्मॉल वैल्यू भी देती तो भी वो थोड़ा बड़ा हो जाता और स्मॉल हो जाता, ठीक है। अपने हिसाब से वो देख लेता। तो फिलहाल अभी मैं फॉन्ट वेट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप फॉन्ट वेट आप अपनी वैल्यू के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोल्ड है, पहले मैं बोल्ड करती हूँ तो बोल्ड ऐसा हो गया, ठीक है। बोल्डर करती हूँ तो बोल्डर ऐसा हो गया। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो ऐसा करते हैं, एक और सेम ऐसा ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा करती हूँ, इसमें मैं ID दे देती हूँ, ID DD दे देती हूँ मैं, और इसको कॉल करते हैं #TD करके, ठीक है। और #TD में अब हम देंगे फॉन्ट कलर दे देते हैं सबसे पहले, और फॉन्ट कलर में मैं 20 कर देती हूँ। ये पता नहीं कैसा कलर, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। अब दिखा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो अब इसमें मैं फॉन्ट वेट देती हूँ और इसमें बोल्डर दे देती हूँ, और इसमें कर देती हूँ बोल्ड। तो मुझे कुछ खास डिफरेंस इस पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो बोल्डर आई थिंक ये होता है कि जैसे कोई भी वैल्यू है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसा वो पहले था उससे ज़्यादा वो बोल्ड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं बोल्डर क्या होता है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो रेंडर्स द टेक्स्ट बोल्डर देन द पेरेंट एलिमेंट, मतलब कि जो भी आपका पेरेंट एलिमेंट आपने कुछ बनाया होगा उससे ज़्यादा आपका बोल्ड कर देगा, अगर आप बोल्डर वैल्यू देते हैं तो, ठीक है। समझ में आया। और लाइटर वैल्यू आपके पेरेंट जो वैल्यू होगी उससे थोड़ा और लाइट आपको ये कर देगा, ठीक है। और बोल्ड में आप कोई ऐसे टिपिकली वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 700 वैल्यू दे करके दिखाया है, ठीक है। नॉर्मल होता है आपका 400, तो वो 400 डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी वैसे भी रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये बोल्डर और लाइटर वाला कॉन्सेप्ट जो है पेरेंट और चाइल्ड पे बेस्ड है, तो वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम और सारा कोड लिखेंगे, ठीक है।
तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने बहुत थोड़ा-सा कोड लिखा है और उसपे सिर्फ़ मैं थोड़ा-थोड़ा सा सीएसएस अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? अब आगे आते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है? तो यू कैन आल्सो यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ फ्रॉम 100 टू 900 इन इंक्रीमेंट ऑफ 100 वेयर 400 इज़ नॉर्मल एंड 700 इज़ बोल्ड। तो ये आपको बोल्ड के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ बता रखा है इसने, ठीक है? कि 100 से लेकर के 900 तक होता है और 400 जो होता है वो आपका नॉर्मल पे होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है? अब आते हैं हाउ टू चेंज फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग सीएसएस। तो अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो आप फॉन्ट फैमिली से चेंज करते हैं, ठीक है? अभी इसके पहले जो मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए थे उसमें मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज करी थी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट नेम, तो द नेम ऑफ द स्पेसिफिक फॉन्ट यू वांट टू यूज़, वहाँ पे आपको वो फॉन्ट नेम देना है, ठीक है? फॉल बैक फॉन्ट क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉन्ट टू यूज़ इफ द प्राइमरी फॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपका जो आपने फॉन्ट नेम दिया है, फॉन्ट फैमिली नेम दिया है, अगर वो आपका वहाँ पे उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर एक और फॉन्ट नेम आपसे लिया जाता है कि अगर वो वाला नहीं आ रहा है तो आपका ये फॉन्ट नेम शो होगा, ठीक है? जेनेरिक फॉन्ट क्या होता है? जेनेरिक फॉन्ट फैमिली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि लास्ट में आपको क्या आपकी फॉन्ट फैमिली नेम देना है। अगर आपका कोई भी वर्क नहीं कर रहा तो आप वहाँ पर जेनेरिक फॉन्ट में डाल सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल में मैंने आपको डाल के दिखाया है फॉन्ट फैमिली, और उस पर मैंने लिया है यहाँ पर एरियल फॉन्ट, ठीक है? और यहाँ पर फॉल बैक फॉन्ट के लिए मैंने sans serif फॉन्ट लिया है, ठीक है? और जेनेरिक फॉन्ट मतलब जेनेरिक फॉन्ट का मतलब है उस फॉन्ट का नेम क्या होना चाहिए, तो वो आप डालेंगे, ठीक है? तो वो फॉन्ट का नेम sans serif ही था, ठीक है? अब आगे आते हैं एडिंग कस्टम्स फॉन्ट, ठीक है? मतलब कि अगर आपको खुद से कहीं फॉन्ट लेकर आना है तो आप कैसे लेके आएंगे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने बताई है। टू यूज़ कस्टम फॉन्ट्स दैट आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर यूजर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट नेम अवेलेबल थे उसमें से आपको कोई भी नहीं चाहिए, तो अ, आपको कोई और फॉन्ट चाहिए, तो वो आप कैसे लाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? You can include web font using service like Google Fonts और Adobe Fonts. Here is how to do it with Google Fonts, ठीक है? मतलब कि अगर आपको गूगल से कोई फॉन्ट पसंद आ गया है, फॉन्ट फैमिली आपको अच्छी लगी है और आपको वो फॉन्ट फैमिली अपने फॉन्ट में डालनी है, तो आप कैसे डालोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? सेलेक्ट फॉन्ट करना है, ठीक है? पहले सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल फॉन्ट्स ओपन करना है, वहाँ पर आपको फॉन्ट चूज़ करना है, फिर आपको एम्बेडेड द फॉन्ट में जाना है और वहाँ से आपको उस फॉन्ट का जो लिंक है उसको कॉपी करना है और फिर अपनी HTML हेड में उसको लिंक में ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये होता है आपका मेथड किसी भी फॉन्ट को आपके HTML फाइल में ऐड करने के लिए, ठीक है? क्या करना है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चीज़ हम एक बार करके देख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अ, एक और लिंक लिखते हैं, लिंक टैग, और इस पे हम यहाँ पर उस एड्रेस को लिखेंगे जो वो फॉन्ट का एड्रेस होगा, ठीक है? तो जाते हैं हम अपने गूगल पर और यहाँ डालेंगे गूगल फॉन्ट। गूगल फॉन्ट पर गए और ये हैं आपके फ़ॉन्ट्स, ठीक है? जैसे अब आपको जैसे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगा है, तो अब इसको मैं क्या करूँगी? एम्बेडेड फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट का जो एड्रेस है, वो मुझे कॉपी करना है, ठीक है? गेट फ़ॉन्ट पे गए, गेट एम्बेडेड कोड पे गए और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये लिंक दिए हुए हैं, इनको आपको कॉपी करना है और अपने HTML फाइल में ऐड करना है, ठीक है? तो इस कोड को मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है? मैंने कॉपी किया और अब मैं ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये मैंने पूरा वैसे ही पेस्ट कर दिया और अब मुझे इस फ़ॉन्ट को कॉल भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाएँगे स्टाइल टैग, ठीक है? या फिर आप अपनी CSS वाली फ़ाइल में भी इसको कॉल कर सकते थे। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं पर स्टाइल टैग लगा देती हूँ और अब इस पे मुझे सब पे अप्लाई करना है, तो मैं बॉडी टैग को ही पूरा कॉल कर रही हूँ यहाँ पे और अब मैं फ़ॉन्ट फैमिली डालूँगी। फ़ॉन्ट फैमिली में तो यहाँ पर अब मुझे फ़ॉन्ट फैमिली का नेम डालना है, तो नेम में सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए ये जो मैंने कोड इस पे लिखा था, अब इस फ़ॉन्ट का नेम क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ़ॉन्ट फैमिली और इसमें मुझे नेम में डालना है रूबिक विनाइल, ठीक है? विनाइल, विनिल जो भी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और पेस्ट कर दूँगी, ठीक है?
ठीक है, तो मैं इतना पूरा कॉपी कर रही हूँ और ये मैं फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा वेब पेज कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली जो मैंने डाली थी वो अप्लाई हो चुकी है और ये ऐसा दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें कोई भी जब फ़ॉन्ट फैमिली किसी गूगल से या कहीं से भी लानी होगी तो कैसे लाना है। उसका एड्रेस आपको कॉपी करना है वहाँ से और अपने एचटीएमएल फाइल पे उसका लिंक पेस्ट कर देना है और फिर उसे कॉल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अब इसे हटा देते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाउ टू मेक शैडो ऑफ टेक्स्ट यूजिंग सीएसएस, मतलब कि आपको टेक्स्ट को यूज़ करके अपने टेक्स्ट में अगर कोई शैडो डालनी है तो आप कैसे डालेंगे। उसके लिए सीधे यहाँ पर कोड दिया हुआ है, आपको सेलेक्टर नेम डालना है, उसमें टेक्स्ट शैडो करके और फिर ऐसे लिख देना है और फिर वह आपकी शैडो आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं अपनी सीएसएस वाली फाइल में ही किसी डीआईवी टैग में डाल देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये फॉन्ट फैमिली हटा देती हूँ क्योंकि इस फॉन्ट फैमिली में ठीक से समझ में नहीं आएगा आपको शैडो, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ और सीएसएस फाइल में ही हम इसे कॉल कर लेते हैं। पी टेक्स्ट में भी कॉल, चलिए पी टैग में, तो पी टैग में इसे कॉल कर लेते हैं, बट पहले इसको समझ लेते हैं इसमें कैसे क्या अप्लाई करना है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या होता है, सेट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द शेडो फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी आपकी शेडो की वो यहाँ से आप सेट करोगे, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मूव द शेडो टू द राइट एंड नेगेटिव वैल्यू मूव इट टू द लेफ्ट, ठीक है। वर्टिकल ऑफसेट क्या होता है, दिस सेट्स द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द शेडो फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब ये जो वर्टिकली आपकी डिस्टेंस है उसको सेट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू देने पर शेडो डाउन होगी और नेगेटिव वैल्यू देने पर वैल्यू अप होगी। ब्लर रेडियस क्या होता है, स्पेसिफाइज द ब्लर रेडियस ऑफ द शेडो, मतलब कि आपकी जो ब्लर रेडियस है उसको आपको देना है उसकी वैल्यू या नहीं देना है, ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। तो वो आपको कैसे देनी है, ब्लर रेडियस से देनी है। द हाइयर द वैल्यू द मोर ब्लर्ड द शेडो, आप जितनी हायर वैल्यू देंगे वो उतना ज़्यादा ब्लर होकर के आपकी शेडो दिखाई देगी, ठीक है। कलर, कलर से आप अपने शेडो की जो कलर है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू कैसे देनी है, यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। तो चलिए अब ये वैल्यू हम भी अपने सीएसएस पे अप्लाई कर देते हैं और ये हमें पी टैग पे देनी है, ठीक है। तो पी टैग पर हम देंगे टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो हम देंगे 2 पिक्सल, इसमें दे रखा है तो हम भी 2 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। 2 पिक्सल, ये आपका देखिए लेफ्ट राइट फिर आता है डाउन, सॉरी अप, फिर उसके बाद उसका कलर, सॉरी पहले वैल्यूज क्या क्या थी, सिंटैक्स एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, उसके बाद है आपका वर्टिकल ऑफसेट, फिर आपको ब्लर रेडियस देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 पिक्सल मैंने दिया है वो हमने दिया है वैल्यू हॉरिजॉन्टल ऑफसेट के लिए, ठीक है। अगला 2 पिक्सल जो है वो आपका है वर्टिकल ऑफसेट के लिए और जो 4 पिक्सल दे रहे हैं हम वो होगा रेडियस, ब्लर रेडियस, ठीक है। अब हम देंगे कलर, तो कलर भी दे देते हैं और कलर मैं यहाँ पर रेड डाल देती हूँ, रेड, और फिर यहाँ से चूज कर लेती हूँ थोड़ा लाइट सा, ठीक है। तो ओके अब देखते हैं अपना, देखिए यहाँ पर इसमें आपको पी टैग में आपको दिख रहा होगा हल्का 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 सा शेडो दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, देखिए आपको शेडो दिख रही है, ये जो लेटर्स है उसके नीचे आपको हल्का सा ब्लरनेस दिख रही होगी, उसकी शेडो है, ठीक है। तो जो इसका ब्लरनेस है उसको मैं और कम करती हूँ, ठीक है। मैं 1 पिक्सल करती हूँ, तो देखिए अब थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है पीछे, ये आपको पीछे प्योर बी दिख रहा होगा, बी के पीछे यू, के पीछे यू दिख रहा है, देखिए है ना, डार्क थोड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसकी जो ब्लर रेडियस है उसे कम कर दिया है। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा वो ब्लर होता जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देंगे उतना ही दूर आपकी शेडो बन के आएगी। जैसे यहाँ पर अगर अभी 2 पिक्सल है मैं इसको 6 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए हॉरिजॉन्टली ये थोड़ा दूर हो गया, अभी तक ये बी इस बी के थोड़ा एकदम जस्ट पास आ रहा था, अभी देखिए कितना डिस्टेंस हो गया बी और इस बी की इमेज के बीच शेडो के लिए, ठीक है। डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया ना, तो ये 6 पिक्सल की वजह से बढ़ा है। इसको मैं वापस से 2 पिक्सल करूँगी तो देखिए अपनी जगह पर आ गया वापस से। ऐसे ही वर्टिकल भी दे करके देख लेते हैं, वर्टिकली देखिए मैंने 630 की वैल्यू कितना डिस्टेंस हो गया ऊपर से,
अभी मैं वापस 2 दूँगी, देखिए वापस से आ गया, आपको एकदम दिख भी रहा होगा ऐसा होते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, शैडो वाला। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।